नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। तो लास्ट क्लास थी जिसमें अपन ने हिस्ट्री के अंदर एक परिचय पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज अपन अलग अलग जो उसके नगर हैं, जो फेमस नगर हैं, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो आज अपना टॉपिक है वो इनके फेमस नगर हैं। लास्ट क्लास में मैंने इनके नगर के नाम बताए थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, बनावली है। तो इन सारे नगरों के मैंने नाम आपको बताए थे। आज अपन इनको क्या डिटेल से पढ़ेंगे। जो आज अपना पहला नगर है जिसका नाम है हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर जो आज का अपना टॉपिक है वो है हड़प्पा नगर, कि कैसे हड़प्पा नगर की खोज हुई है, किसने इसकी खोज की है, कहाँ इसे खोजा गया है और फिर इसकी खुदाई किसने की है। खोजना अलग चीज़ है, एक बार कोई खोज लेता है उसके बाद में उस पर उत्खनन कार्य चलता है जो सालों तक चलता है, जिससे फिर वो वहाँ के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा नगर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इसकी खोज का, कि हड़प्पा नगर को खोजा किसने था। तो इसके लिए मैं एक आपको इमेज बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि हड़प्पा नगर में सबको पता है दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है। उससे पहले क्या कहानी है? उससे पहले ये कहानी है कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन चार्ल्स मेसन ने 1826 में सबसे पहले खुदाई की थी। इन्हें खोजा नहीं था, इन्होंने सिर्फ खुदाई की थी, बट इन्हें कुछ प्रमाण ना मिले, कुछ भी ना मिला। इस वजह से इन्होंने अपनी खुदाई को बीच में रोक दिया था। इसके बाद दूसरे जो इतिहासकार आए उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम आए, इन्होंने भी फिर खुदाई की। इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने टोटल 3 बार खुदाई की। वो 3 बार खुदाई इन्होंने कब कब की? इन्होंने सबसे पहले 1853 में खुदाई की, उसके बाद इन्होंने 1856 में खुदाई की, उसके बाद इन्होंने 1872 में खुदाई की। ये 3 सन हैं जिन्होंने इन टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की थी हड़प्पा नगर की खोज के लिए। इनके लिए एक चीज जो फेमस है, जो इनको यूनिक बनाती है, किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। वो क्या चीज है जो इनको यूनिक बनाती है? वो है ASI। ASI क्या है? ये एक सर्वेक्षण विभाग है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1861 में। अब इसका अगर अपन हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब इसको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? वो इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि 1872 में जब लास्ट टाइम इन्होंने खुदाई की थी, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो लास्ट टाइम खुदाई की थी 1872 में, उसी 1872 में इसे महानिदेशक बनाया गया था। किसका? ASI का। इन्हें महानिदेशक बनाया गया था और ये फर्स्ट महानिदेशक बने थे। हालांकि इसकी स्थापना 1861 में हो गई थी। किसकी? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हो गई थी, लेकिन जो महानिदेशक का जो पद है उसका सर्जन 1872 में किया गया था और जो फर्स्ट महानिदेशक बने थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो इस तरह ये इसको यूनिक बना देती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें 1872 में बनाया गया था और 1861 में ही ASI की स्थापना हुई थी। एक अलग विभाग और है जिसका नाम है सर्वेक्षण विभाग। इन दोनों में फर्क क्या है? एक तो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो जितनी भी एंटिक चीजें हैं, जितने भी प्राचीन काल चीजें हैं, उनके जो रख रखाव का कार्य है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। और बात आ जाए सिर्फ सर्वेक्षण विभाग की, तो सर्वेक्षण विभाग का जो कार्य होता है
वो सर्वेक्षण विभाग का कार्य होता है। मैपिंग से रिलेटेड कार्य होता है, जो मैप तैयार करते हैं, जो सर्वे करवाते हैं, वो सर्वेक्षण विभाग का कार्य होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, एक है सिर्फ सर्वेक्षण विभाग। अगर सर्वेक्षण विभाग की बात करें और उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है देहरादून में, और अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की बात करें और उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। तो इस तरह से इन दो इतिहासकारों ने उत्खनन का कार्य किया था, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद में जो आते हैं जिन्होंने उत्खनन का कार्य किया था वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जिसका नाम हर कोई बंदा जानता है हड़प्पा नगर के लिए, और 1921 में इन्होंने खुदाई की थी और इन्हें सफलता मिली थी हड़प्पा नगर की खोज के लिए। इस तरह से हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। अब अपन देखते हैं कि हड़प्पा नगर को कहाँ खोजा गया था, वो स्थान कौन सा था जहाँ हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, तो उसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो, स्थान की बात करें, अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि वो कौन सी जगह है जहां हड़प्पा नगर को सबसे पहले खोजा गया था, वो लोकेशन और वर्तमान में वो लोकेशन कहाँ पड़ती है, तो इन्हें खोजा गया था पंजाब में। पंजाब कौन सा, अपना वाला नहीं, पाकिस्तान वाला। जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है, उस इलाके में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। और अगर वहां पे आपको जिला पूछ लिया जाए, ये तो प्रांत हो गया, अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो वो जिला है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला है। और अगर वर्तमान में इस जिले का नाम पूछ लिया जाए आपसे कि वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, तो वर्तमान में इसको साहिवाल बोलते हैं। तो ये मोंटगोमरी कहे या साहिवाल कहे, ये वही जिला है जहाँ पे हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। कौन खोज कर रहा है, दयाराम साहनी है जो इसकी खोज कर रहा है। और इस पाकिस्तान के इलाके में ये पड़ता है। अगर आपसे नदी पूछ ली जाए कि कौन सी नदी है जिसके किनारे इसकी खोज की गई थी, तो रावी नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी, जो रावी नदी है। और आजकल एग्जाम में इसके तट के बारे में भी पूछा जाता है कि रावी नदी के कौन से तट पे इसकी खोज की गई थी, तो रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा नगर को खोजा गया था। बाएं तट के ऊपर हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। खोज को सक्सेसफुली किसने खोजा था इसको, तो वो थे दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। अब अगर अपन बात करें इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, या सिर्फ इसे हड़प्पा नगर ही बोलते हैं, या इसके कोई और भी नाम है जिसके लिए फेमस है या जिसको इसके लिए जाना जाता है। एक तो इसे जो हड़प्पा नगर है इसको प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, प्रवेश द्वार बोला जाता है। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका प्रवेश द्वार है वो किसको बोला जाता है, हड़प्पा नगर को बोला जाता है। और दूसरा जो इसको बोला जाता है, इसको अर्ध औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है। अर्ध औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है। अर्ध औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं जिसके नाम से हड़प्पा नगर को, हड़प्पा शहर को जाना जाता है। ठीक है, अर्ध औद्योगिक, एक आगे अपन पढ़ेंगे चहुंदड़ो जो शहर आएगा उसको औद्योगिक नगरी कहते हैं, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो हड़प्पा है उसको अर्ध औद्योगिक नगरी कहते हैं। कैसे कहते हैं, जहाँ पर प्रमाण जब पढ़ेंगे, प्रमाण में हमें पता चलेगा कि क्यों इसे अर्ध औद्योगिक नगरी कहा गया और चहुंदड़ो को क्यों औद्योगिक नगरी कहा गया। तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। अगर अपन बात करेंगे अब इसका उत्खनन किसने की थी, खोज के बाद जो उत्खनन होते हैं, खुदाई होती है जिसके कारण हमें प्रमाण मिलते हैं, तो जो खुदाई का कार्य है वो कौन कर रहा है, उसके बारे में अगर अपन जाने तो उसके बारे में अपन बता देते हैं। जो उत्खनन कर रहे हैं, उत्खननकर्ता जो कौन है इसके, उत्खननकर्ता के लिए भी 3 नाम जाने जाते हैं। फर्स्ट जो नाम आता है वो आता है दयाराम साहनी का। जो दयाराम साहनी है सबसे पहले इन्होंने ही खुदाई की थी, इन्होंने ही खोज की थी और यही उत्खनन करता है। कब, 1921 में। इसके बाद में जो दूसरे बंदे आते हैं, जो दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स।
इन्होंने 1926 में 1926 में उत्खनन का कार्य किया था। दयाराम साहनी के बाद जो उत्खनन करता है वो माधव स्वरूप वत्स हैं। और इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो है मार्टिमर व्हीलर। इसका नाम अपन ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को देखा हो तो उसके अंदर जो समय काल आता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय के लिए जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो सिंधु घाटी का समय बताया है उसमें एक नाम मार्टिमर व्हीलर का भी आता है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लें। जो मार्टिमर व्हीलर है इन्होंने 1946 में उत्खनन करता थे 1946 में। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उत्खनन का कार्य वर्षों तक चलता रहता है। 1921 में ये कार्य कर रहे हैं। दयाराम साहनी सबसे पहले उत्खनन करते हैं, फिर इनके बाद माधव स्वरूप वत्स आते हैं और उसके बाद में आते हैं आपके मार्टिमर व्हीलर। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सालों तक उत्खनन कार्य चलता रहता है और जो साक्ष्य मिलते रहते हैं उन्हें नोट किया जाता है और इस तरह से हड़प्पा नगर का उत्खनन चल रहा था। अब अगर बात करें अपन कि इस उत्खनन में जो इतनी सालों तक उत्खनन चला है उसमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं और उनमें से एग्जाम में आने वाले कौन कौन से प्रमाण है जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड याद रखने हैं। अगर अपन उसकी बात करें तो उसमें जो सबसे पहले आता है एक तो आता है कि 2 टीलों के ऊपर बसा हुआ नगर था ये। अब टीलों पे कैसे बसा हुआ था, कुछ इस तरह से था। 2 अलग अलग टीले थे, एक ईस्ट पे था एक वेस्ट पे था, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ। ठीक है, एक होता था राजा के लिए जहां राजा निवास करते थे, दूसरा होता था प्रजा के लिए जहां बाकी लोग नगरीय बंदे थे वो यहाँ पे निवास करते थे, उनके लिए अलग टीला होता था। और जो राजा के लिए होता था वो अलग टीला होता था। 2 अलग अलग टीलों के ऊपर जो ये शहर बसा हुआ था इसलिए इन्हें 2 टीलों का शहर भी कहते हैं हड़प्पा नगर को। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, इसके अलावा यहाँ पे 12 क्या मिले हैं, 12 यहाँ पे जो वो मिले हैं अन्नागार मिले हैं। अब ये अन्नागार क्या होते हैं, अन्नागार वो होते हैं जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े रूम टाइप में होते हैं। और ये 12 अन्नागार यहाँ मिले हैं जो 6-6 की लाइन में है। 6 एक लाइन के अंदर है और फिर 6 एक लाइन के अंदर है। इस तरह से इनको स्टोर किया गया है, इस तरह से इनको बनाया गया है। और ये कितने हैं संख्या में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 12 हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक नंबर पूछे अपन से तो 14 इसमें वर्ताकार चबूतरे मिले हैं। और इन चबूतरों की खास बात क्या है, इनके अंदर गेहूं और जौ इनको क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। चबूतरे मीन्स आप एक तरह से मान सकते हो कुंड टाइप होते थे ये, जिनमें गेहूं को और जौ को स्टोर किया जाता था। बाकी चीजों के लिए अन्नागार होते थे जहाँ पे अन्न को अलग स्टोर किया जाता था, लेकिन जो गेहूं है और जो जौ है इनके लिए स्पेशली 14 वर्ताकार चबूतरे अलग से बनाए गए थे। ये भी हमें हड़प्पा नगर में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो 15 है वो श्रमिक आवास मिले हैं। ये नंबर आपको याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में इनको पूछा गया है। तो जो 15 श्रमिक आवास थे जहाँ पे श्रमिकों का रहने का जो व्यवस्था थी वो अगर आपसे टोटल नंबर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा नगर में टोटल श्रमिक आवास कितने थे तो वो टोटल 15 श्रमिक आवास हमें हड़प्पा नगर के अंदर मिले हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें तांबे का बहुत रोल है। किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे तांबे का पैमाना मिला है, तांबे का पैमाना यहाँ पे मिला है, तांबे की मनुष्य की आकृति मिली है, इसके अलावा यहाँ पे तांबे का रथ मिला है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो तांबे का ताबीज मिला है। तो इस तरह से तांबे का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या क्या चीजें यहाँ पे मिली है, अगर उनकी बातें अपन करें तो इसके अलावा यहाँ पे देखो गधे की हड्डियां मिली हैं, गधे की हड्डियां मिली हैं, मछली की हड्डियां मिली हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हड़प्पा नगर के लिए जो सबसे यूनिक इनको बना रहा है वो यहाँ का कब्रिस्तान है।
जिसको एक नाम भी दिया गया है, वो है R37। ये एक कब्रिस्तान यहाँ पे मिला है। इस कब्रिस्तान को यहाँ पे खोजा गया था और इस कब्रिस्तान में कितनी कब्र हैं? 10 कब्र हैं, जिसमें एक कब्र की खास विशेषता है, उसके अंदर एक बालक को, एक छोटे बच्चे को महिला के साथ दफनाया गया है। मतलब 2 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया है, जिसमें एक बालक है, एक महिला है। और उस कब्रिस्तान का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो उस कब्रिस्तान का जो नाम है वो R37 है। R37 उस कब्रिस्तान को बोलते हैं, जो हड़प्पा नगर में इसको यूनिक बना रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ खरगोश का अंकन मिला है। इसके अलावा यहाँ पे उर्वरता देवी मिली है। जो उर्वरता की देवी है, जो पृथ्वी है, उर्वरता की देवी किसे बोला जाएगा? पृथ्वी को बोला गया है, क्योंकि ये उपजाऊ होती थी, खेती करते थे तो उसमें से पौधा निकलता था, वही उर्वरता की देवी है। तो उसकी पूजा के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जो बाज है, बाज के पंजों में सांप को दिखाया गया है। इसके अलावा एक शिकारी को हिरण के साथ अंकित किया गया है। ये बहुत सारे प्रमाण हैं जो हड़प्पा नगर से में मिले हैं। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें कि और कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, तो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जो प्रमाण हैं मिले हैं, जैसे तांबे का अपन वक्त के पैमाने हो गए, वहाँ पे ताबीज हो गया, रथ हो गया, मनुष्य की आकृति हो गई। इसके अलावा उर्वरता देवी की पूजा पाठ हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रमाण कहाँ के हैं? हड़प्पा नगर के प्रमाण हैं ये सारे। और इन प्रमाण को मिले कैसे? उत्खनन करने से मिले हैं। और उत्खनन किया किसने है? तो इसके लिए 3 इतिहासकार फेमस हैं। एक दयाराम साहनी है, दूसरे माधव स्वरूप वत्स हैं, और जो तीसरे आते हैं वो मार्टिमर व्हीलर हैं। इनकी जो अगर सन आपसे पूछ लिया जाए कि किस सन में इन्होंने उत्खनन काम किया था, तो उत्खनन के लिए इनके लिए सन है वो है दयाराम साहनी की 1921 है, माधव स्वरूप वत्स की 1926 है, और जो तीसरे आते हैं मार्टिमर व्हीलर, उनकी है 1946। तो इस तरह से इनकी अलग अलग सन है। ये एक अपन ने हड़प्पा नगर की एक बेसिक जानकारी ली थी, जिसके लिए हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो फेमस शहर है, सबसे जो फेमस शहर है वो हड़प्पा नगर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके प्रमाण पे क्वेश्चन बनते हैं, उन प्रमाण की अपन ने बात कर ली है। तो इस तरह से जो आज की क्लास में अपन ने हड़प्पा नगर को खत्म कर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नए नगर की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो की तरफ चलेंगे। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें। धन्यवाद।